आज जो सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच फिर से बैठ रही है सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ फाइल्ड प्लीज को सुनने के लिए। उसी के साथ एक नजर डालते हैं कि अब तक इस डेवलपमेंट में क्या हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने काफी सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं ईसीआई के इस प्रोसेस पर। अब रीसेंट हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स पर सीधा स्पॉटलाइट डाला है। कोर्ट ने ये पूछना शुरू किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी खुली छूट है कि वो अपने ही रूल्स को साइड में रख दे, या फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है क्या हर प्रोसेस को फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। इस केस का बैकग्राउंड भी समझना बेहद जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेट्स में इलेक्टोरल रूल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया, जिसका ऑफिशियल रीजन बताया गया माइग्रेशन, डुप्लीकेशन एंड डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करना। सुनने में रीजनेबल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लगभग 1.25 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेज दिए गए हैं। उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर फ्लैग कर दिया गया है और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में हुए इस प्रोसेस ने तृणमूल कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कोर्ट में ये कहलवा दिया कि ये एक्सरसाइज जेन्युइन वोटर्स को डिसइंफ्रेंचाइज करने का एक तरीका बन गया है, स्पेशली इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में। इमेजिन कीजिए कि आपका नाम ऑलरेडी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल में है, आप सालों से वोट कर रहे हैं और अचानक आपको एक नोटिस मिलता है सेइंग प्रूव योरसेल्फ। प्रूफ का क्या बेसिस? कभी सरनेम की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग, कभी एज गैप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड ज्यादा लग रहा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसी बात पर कोर्ट को बताया कि कुछ केसेस में माँ और बच्चे के बीच सिर्फ 15 साल का एज गैप होने पर भी डिस्क्रिपेंसी मान ली गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस जॉय माल्या बागची का ऑब्जर्वेशन काफी पावरफुल था। उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे देश में जहां चाइल्ड मैरिज हिस्टोरिकली एक रियलिटी रही है, क्या आप ऑटोमेटिकली मान लोगे कि 15 साल का एज गैप गलत है? कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि लॉजिक के नाम पर इनसेंसिटिविटी एंड आर्बिट्रेरीनेस अलाउड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की टोन क्लियर थी, वोटर लिस्ट रिवीजन कोई कैजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलेक्टोरल रूल्स का रिवीजन सिविल कॉन्सिक्वेंसेज लाता है, और जब किसी प्रोसेस से किसी का सिविल राइट अफेक्ट होता है, जैसे वोट का हक, तो उस प्रोसेस को फेयर, जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट होना ही होगा। कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस देते हुए कहा कि लॉ ने ऑलरेडी एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो फिर उसे बाईपास क्यों किया जा रहा है? यहीं पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पावर्स पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ की थी। जस्टिस बागची ने कहा कि नो पावर कैन बी अनट्रैमल्ड और बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, एब्सोल्यूट पावर के साथ काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर यूज किया, पावर को अनरूली हॉर्स नहीं बनाया जा सकता, उस पर रूल्स का लगाम होना चाहिए। अब इस हियरिंग का एक रिलीफ गिविंग पार्ट भी था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जिन वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नोटिस मिले हैं, उन्हें अपना रिस्पॉन्स अब खुद जाकर ही देने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने अलाउ किया कि वोटर्स ऑथराइज्ड एजेंट्स के थ्रू, इंक्लूडिंग बूथ लेवल एजेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जो एल्डरली है, माइग्रेंट वर्कर्स है, या दूर दूर से ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंश्योर किया कि वेरिफिकेशन सेंटर्स पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिसेज में सेटअप हो, ताकि लोगों को अननेसेसरली लंबी दूरी ना तय करनी पड़े, और अगर किसी वोटर के डॉक्यूमेंट्स इनएडिक्वेट पाए जाते हैं तो एक ही बार में रिजेक्ट करने के बजाय एक और हियरिंग का मौका दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर प्रॉपर सर्टिफाइड रिसिप्ट दी जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। अब लॉ एंड ऑर्डर का एंगल भी इग्नोर नहीं किया गया। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि वो इलेक्शन कमीशन को एडिक्वेट मैन पावर प्रोवाइड करे, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया पीस मेंटेन करने के लिए। मतलब ये एक्सरसाइज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, सेंसिटिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और इसमें स्टेट मशीनरी का अकाउंटेबल होना बेहद जरूरी है। अब हियरिंग के दौरान एक और मेजर इशू उभर कर आया था, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। कोर्ट ने ईसीआई से पूछा कि क्या ये एसआईआर एक्सरसाइज इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है, क्योंकि ईसीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में माइग्रेशन वर्ड यूज हुआ था, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन भी हो सकता है, जो बिल्कुल लॉफुल है। जस्टिस बागची ने ये क्लियर किया कि माइग्रेशन का मतलब ऑटोमेटिकली इलीगल माइग्रेशन नहीं होता। इंडिया में हर सिटीजन को इंटरस्टेट माइग्रेशन करने का पूरा हक है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो ईसीआई की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, ने कहा कि एसआईआर का पर्पस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अमेंडमेंट्स के कंटेक्स्ट में सिटीजनशिप वेरीफाई करना है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 2003 के बाद बॉर्न सिटीजन्स के लिए ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं होती जब तक पेरेंट्स की स्टेटस सेटिस्फाई ना हो जाए। इस लॉजिक के बेसिस पर लिंकेज डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि अगर ऐसा है तो ये इंटेंट एसआईआर के ऑफिशियल रीजंस में क्लियरली क्यों नहीं लिखा गया।
कोर्ट का कंसर्न ये था कि रीजनिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डेंजरस हो सकता है। अगर सिटीजन्स को क्लियरली नहीं बताया जा रहा कि उनसे क्या और क्यों मांगा जा रहा है, तो वो प्रोसेस आर्बिट्रेरी बन सकता है। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का बैकबोन है और सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली इस बात पर जोर दिया है। अब ईसीआई ने ये भी आर्ग्यू किया कि पिटिशनर्स का ड्यू प्रोसेस आर्ग्यूमेंट अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से बोरोड कंसेप्ट है और इंडियन सिस्टम में वैसे अप्लाई नहीं होता। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि ड्यू प्रोसेस अलाउ करता है कोर्ट्स को पॉलिसी विजडम जज करने का, जो इंडियन कोर्ट्स ट्रेडिशनली अवॉइड करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस ये था कि नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस कोई इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, लेकिन टोन बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं चाहता, लेकिन साथ ही ये भी नहीं चाहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने ही रूल्स को तोड़कर लोगों के राइट्स को कैजुअली अफेक्ट करे। पावर स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बिना पावर डेंजरस भी हो जाती है। और ये वार्निंग सिर्फ ईसीआई के लिए नहीं, हर अथॉरिटी के लिए है। ये केस सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन का नहीं है, ये केस है स्टेट वर्सेस सिटीजन, प्रोसेस वर्सेस पावर और डेमोक्रेसी के एवरीडे मैकेनिक्स का। जब एक आम आदमी का नाम वोटर लिस्ट से क्वेश्चन मार्क बन जाता है, तो सिर्फ एक वोट नहीं, एक पूरी पहचान दांव पर लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इतना इंश्योर कर दिया है कि इस प्रोसेस में लोगों को सुना जाए, समझा जाए और बिना वजह एक्सक्लूड ना किया जाए। आखिर में सवाल सिंपल है, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शंस करवाना है या इलेक्शंस को फेयरली, सेंसिटिवली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली कंडक्ट करना? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस ही याद दिलाते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ रिजल्ट नहीं होती, प्रोसेस भी होती है। और जब प्रोसेस ही अनफेयर हो जाए तो रिजल्ट पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और आज वापस से ये हियरिंग कंटिन्यू होने वाली है सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने, जहां ईसीआई के कुछ रिमेनिंग आर्गुमेंट्स रहेंगे और जिसके बाद पिटिशनर्स वापस से इस केस में अपने रीजॉइंडर आर्गुमेंट्स पेश करेंगे। तो आज की हियरिंग में वापस से क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ईसीआई पर लगा सकती है या उनसे पूछ सकती है, वो देखने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।